Yes, flight is ready for departure and we will do the remaining part of TOTS. तो TOTS खोल लीजिए and before we start मैं थोड़ा रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ूंगा. आप जल्दी से TOTS के पन्ने को खोल लीजिए. मैं भी ग्रुप में लिख देता हूं that I have started. जल्दी. ओके. लेआउट प्लीज. आवाज चेक कर लिया था आपने. सुबह कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ हैंग और होने में? कर दिए थे क्या पॉज पहले? ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टॉट? कल पढ़े थे, आज रिवाइज करते हैं. मैं बहुत बार एमसीक्यूज आपके ऊपर थ्रो करूंगा. इससे इनडायरेक्टली आपके रिवीजन कैपेबिलिटीज बढ़ेंगे, रिटेंशन कैपेबिलिटीज बढ़ेंगे. टॉट एक सिविल रॉन्ग है. इट्स नॉट अ क्राइम बट इट्स अ सिविल रॉन्ग, जहां पर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट्स अफेक्ट होते हैं. ये पब्लिक राइट्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है. टॉट इज अफेक्टिंग प्राइवेट राइट्स. अब तुम बोलोगे मैंने जानबूझ के ये रॉन्ग नहीं किया, मेरा इंटेंशन खराब नहीं था, मेरा मेंस रिया नहीं था. यू रिमेंबर मेंस रिया? मेरे इंटेंशंस बैड नहीं थे. बोलने से नहीं चलेगा. मतलब क्या है कि टॉट के लिए आप लायबल होंगे इवन इफ मेंस रिया इज प्रेजेंट. मेंस रिया इज नॉट प्रेजेंट, दैट डजंट मैटर. सर तो टॉट में मुझे क्या करना होता है? तो जो डिफेंडेंट होता है, जिसके खिलाफ आपने किया है कुछ, वो टॉट फीजर के अगेंस्ट में. टॉट फीजर कौन होता है? जो टॉट कमिट करता है. तो वो टॉट फीजर के अगेंस्ट में कंपनसेशन क्लेम करता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. सो व्हाट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस? जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले से लिखा रहता है कि कल को अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये फिक्स्ड अमाउंट हमें देना पड़ता है. दैट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में मैं बात कर रहा था. तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस टॉट के केस में अराइज होता है. एंड सुनो ना, कॉन्ट्रैक्ट में तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल करते हैं. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट होता है. टॉट में कोई भी आपके खिलाफ केस कर सकता है जिसको नुकसान हुआ हो. सर टॉट होता क्या है जल्दी बताइए. आप दूसरे के घर में पहुंचकर ट्रेस पास करके उसके बाउंड्री वॉल को लांग करके उसके बेडरूम में झांका झांकी कर रहे थे. टॉट है. उसके आम के पेड़ के 100 आम आप रातों रात ले जाते हुए पकड़े गए. तोड़ दिए थे. तोड़ के जब आप छबरी से उधर कूद रहे थे तो आप गिर गए, और जब आप पकड़े गए तो पता क्या बोलते? लॉस हुआ है कि अब तुम्हारा आम तुम्हारे कंपाउंड में, हम जा रहे हैं बाय. बल्कि मानो कि अच्छा तुम्हारा लेबर चार्ज भी नहीं लगा, हम तोड़ के तुम्हारे लिए इकट्ठा कर दिए. ना बाबू ना, तुमने मेरे लीगल राइट का उल्लंघन किया है, तुमने ट्रेस पास किया है. तुम्हारा लॉस क्या हुआ? तुम्हारा 100 आम था, गिन लो 100 आम है. उससे मतलब नहीं है. दिस इज अ टॉट. नॉइज पोल्यूशन टॉट. आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, कंकर या पत्थर का एक छोटा टुकड़ा एक टकले पर आके गिरा, टॉट. सब जानबूझ के गिराए थोड़ी है उसके टकले पर ना. इट्स अ टॉट. आप किसी को बदनाम कर रहे हैं, मुंह से गंदी गंदी बातें माइक में बोल रहे हैं, ये भी टॉट है. हाँ, इंडिया में डिफेमेशन क्राइम का रूप भी ले लेता है इंडियन पिनल कोड में. दैट्स अ सेपरेट केस. बट एवरी टॉट इज नॉट अ क्राइम अंडर इंडियन पिनल कोड. तो ये सब जो बातें सुन रहे हैं ना, ये एमसीक्यूज या लॉन्ग आंसर्स के समय काम आता है ग्रास्प करने में. तो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टॉट? तो टॉट का कोई एक्ट नहीं है, टॉट का कोई कोडिफिकेशन नहीं है, मतलब कोई इसको सारा पॉइंट्स और रूल्स एक जगह इकट्ठा नहीं है. ये कई केसेस पर निर्भर करता है. द टॉट इज बेस्ड ऑन जुडिशियल केसेस. तो मैं रिवाइज करा रहा था अभी सुबह से. टॉट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉटम. तो ये सब एमसीक्यूज में गंदे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं. और देखो मैंने पढ़ाने के समय, लुक एट द स्क्रीन, मैंने कई बार एमसीक्यू लिखाया, उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं. एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जब हम लोग ड्राफ्ट करते हैं तो वहां पे भी 4-4 मार्क्स के आंसर्स में ये वर्ड्स आपके आंसर्स में आना चाहिए. टॉट में राइट इन रेम होता है, मतलब पूरे दुनिया में कोई भी आपके अगेंस्ट में वो राइट मांग सकता है अगर किसी को नुकसान हुआ हो आपके कारण. is not just in personam wala case. Unliquidated damages. And who fixes tort में liability? Law. Parties do not fix. Parties तो contract में एक दूसरे के ऊपर अपने rights and liabilities fix करते हैं. तो जब भी पढ़ो ना, इस वीडियो को सुनना. और ये MCQ तुम बोलते हो मेरे को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस छोड़ो, इनको ऑब्जर्व करो. क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस यहां से आएंगे. इंस्टेड ऑफ जस्ट सॉल्विंग 10,000 क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के मैथ से, मेरे मैथ से नए क्वेश्चंस डेवलप होंगे. लंबा सांस. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब एमसीक्यूज या कोई डिफरेंस बनकर भी आ जाता है एग्जाम में.
Now these two phrases are very very important. Yesterday we did damnum sine injuria, यानी कि damnum injuria मतलब कोई लीगल राइट का इंफ्रिंजमेंट, damnum मतलब एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस हुआ है, साइन मतलब विदाउट, एक्चुअल लॉस हुआ है बट विदाउट इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। तुम्हारा मिठाई का दुकान था उसने भी खोल लिया, तुम्हारा एक स्कूल था उसने भी खोल लिया, तुमको लॉस हुआ होगा, तुम्हारी अर्निंग्स कम हो गई होगी, बट दुकान खोलना क्या सिर्फ तुम्हारा ही जन्म सिद्ध अधिकार है? नहीं। तो डैमनम साइन इंजूरिया में टॉर्ट्स के लिए कोई क्लेम्स नहीं अराइज होते हैं, बट एट द सेम टाइम इंजूरिया साइन डैमनम, यहां पर आपके लीगल राइट्स छीने गए हैं, चाहे डैमेज एक्चुअली में नहीं हुआ हो, पर आपके जब लीगल राइट्स छीने जाते हैं विदाउट डैमेज, विदाउट एक्चुअल लॉस, दैट इज कॉल्ड इंजूरिया साइन डैमनम। इट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट विदाउट एक्चुअल लॉस। यहां पर टॉर्ट्स बनता है। एक केस हमने क्लास में स्टडी किया था, जैसे वो ट्रेस पासिंग में, सर लॉस थोड़ी किया, कुछ थोड़ा सा देख लिया आप उसको कैसे सोया हुआ है ना, ये इंजूरिया साइन डैमनम का केस है। तुम इलेक्शन में वोट देने जा रहे थे, तुम्हारे वोट को उन लोग इनवैलिड घोषित कर दिए, तुम्हारा ही कैंडिडेट जीता है, फिर भी तुम केस कर दिए, तो वो पता सामने वाला क्या बोलता है, कोई लॉस हुआ क्या, तुम्हारा कैंडिडेट जीत गया ना, ठंड पाओ आराम से बैठो। बोले ना ना ना, लॉस तो हुआ है, लॉस वैसे नहीं हुआ है पर मेरा लीगल राइट छीना है, मेरा वैलिड वोट को आप इनवैलिड कैसे घोषित कर दिए। तो इंजूरिया साइन डैमनम में केस बनता है, याद रखना। और टॉर्ट्स में आप क्या क्या मांग सकते हैं आज हम लोग फिर देखेंगे। मेंस रिया होना जरूरी नहीं है टॉर्ट में। टॉर्ट एंड क्राइम के बीच में क्या डिफरेंस है, टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, एक फुल पेज करो। तो यहां से भी एमसीक्यूज या 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो हम लोग अच्छे से, आप अगर अंडरलाइनिंग नहीं कर रहे हैं क्लास के दौरान, देन लेटर ऑन यू विल रिपेंट, रिमेंबर दिस। चलिए लेआउट। आफ्टर दिस नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप कोई हार्मफुल सब्सटेंस अपने यहां लेकर आते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, where the liability arises when a damage is done by the escape, escape word देखो कल अंडरलाइन नहीं हुआ होगा, आज करो। अगर आपके यहां से कोई डेंजरस सब्सटेंस एस्केप हो गया हो, तो जब भी आप रिवीजन रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ये सब शब्द पर खेलिएगा। कोई डेंजरस सब्सटेंस आपके यहां एस्केप हो गया हो, विच हैज बीन ब्रॉट और केप्ट बाय एनीवन अपॉन हिज लैंड, और जिसके कारण दूसरे को अगर नुकसान पहुंचा हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? The defendant is liable even though the harm to the plaintiff was occurred without any intention or negligence. मेरी भूल नहीं थी, फिर भी डिफेंडेंट लायबल होगा। नॉर्मली क्या होता है कि देखिए अगर आपकी भूल नहीं है तो आप लायबल नहीं है, मेरी भूल नहीं है, मेरा इंटेंशन खराब नहीं है, फिर भी मैं लायबल हूंगा। मेरे कंपाउंड में एक पेड़ है पॉइजनस, मेरे कंपाउंड के पॉइजनस पेड़ की डालियां आपके कंपाउंड में पहुंची और आपका कुत्ता खा गया उसको, तो आपका लाइबिलिटी होगा, मतलब जिसका पेड़ है, क्योंकि एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंस हुआ है मेरे कंपाउंड से। अब एक इंटरेस्टिंग केस और सुनो, मेरे कंपाउंड में डेंजरस पेड़ है, मेरे कंपाउंड में उसकी ब्रांचेस गिरे, आपका कुत्ता मेरे कंपाउंड में आके खा गया, अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई नहीं होगा। आज एक नया क्वेश्चन करवा दिया, क्योंकि वो मेरे कंपाउंड से एस्केप नहीं हुआ था, आपका कुत्ता आपके कंट्रोल से एस्केप हो गया था, एंड वो कुत्ता अपने चारों पांव से चलकर अपने मौत को बुलाया था। तो याद रखिएगा, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंस होना जरूरी है। एस्केप पे स्टार लगाया क्योंकि केस स्टडी में एक ऐसा भी आएगा, तुम डेंजरस सब्सटेंस देखते लिख देते हो, हाँ जिसका पेड़ उसकी लाइबिलिटी, अरे जिसका पेड़ जिसका झाड़, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा एस्केप हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे इस केस में देखो, राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर, कल याद है बहुत फेमस केस था, एग्जाम में एमसीक्यू में आ जाता है कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहां ले डाउन हुआ था, किस केस में ले डाउन हुआ था, राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर में ले डाउन हुआ था। लिख देना, राइलेंड्स मिल ओनर था, कल हम स्टोरी बताया था ना, वो अपने यहाँ कोई अंडरग्राउंड में एक वाटर रिजर्वायर बना रहा था, पास में कोल माइंस थे, और फ्लेचर था, लिख देना लेसी ऑफ कोल माइंस, जो कोल माइंस गवर्नमेंट से लीज पे ले रखा था। तो राइलेंड्स मिल ओनर था, उसके यहां से जो पानी भारी तादाद में था वो घसक कर कोल माइंस को डैमेज कर दिया,
तो क्योंकि कोल माइंस के लिए वाटर तो एक डेंजरस सब्सटेंस है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोयला के लिए पानी इज ऑफ कोर्स डेंजरस सब्सटेंस। तो रूल ऑफ राइलेंस वर्सेस फ्लेचर में द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाज लेड डाउन इन राइलेंस वर्सेस फ्लेचर। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाज लेड डाउन। Rylance is the mill owner and Fletcher is lessee of coal mines. बोलो हाँ या ना? Sure everyone? Escape होना बहुत जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। फिर कल हम लोग एक्सेप्शंस पढ़े थे, अगर याद है, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। बिना देखे अगर आप पेज में बताओ कितने एक्सेप्शंस थे? 6, जिसमें से मेरे को जो याद आ रहा है कि एक्ट ऑफ गॉड है कि हैवी रेनफॉल के कारण हमारा एरिया का पानी आपके यहाँ चला गया और लॉस हो गया, तो हमारा क्या वो है। या एक्ट ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का कुत्ता आकर हमारे यहाँ वो पेड़ का पॉइजनस पेड़ जो हमारे यहाँ जिसकी डालें थी वो खा गया, तो किसका गलती है? प्लेंटिफ के कुत्ते का गलती है, प्लेंटिफ का गलती है, हम क्या करें? या प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एक जॉइंट वेंचर में एक वाटर रिजर्वायर बना रहे थे दोनों मिलकर, पर वो रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन ऐसा हुआ कि वो डिफेंडेंट के यहाँ तबाही मचा दिया, तो प्लेंटिफ से कैसे मांगेगा? दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से वो इतना डेंजरस सब्सटेंस लाया गया था। याद आ रहा है कुछ? देखो, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। गवर्नमेंट बॉडीज गैस इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करता और उनके तरफ से कोई नुकसान हो जाए तो नहीं है उनकी लाइबिलिटी। प्लेंटिफ ओन डिफॉल्ट, वो प्लेंटिफ का डॉग मेरा पॉइजनस ट्री खा गया। मिला लाइंस? पढ़ के देखो। और फिर मैंने यहां भी एक एग्जाम्पल दिया था, वो हमारे यहाँ आया था, वो पानी समझ के स्पिरिट का बॉटल कटक गया, याद है? तो उसकी गलती है भाई, हम थोड़ी बोले थे वाटर ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक एंड बुलाओ योर मौत। डिड वी राइट इट? ये लिख देना, प्लेंटिव्स डॉग एट पॉइजनस ट्रीज इन माय हाउस। पक्का? ठीक है, तो ये थोड़ा मोमेंटम आपको मिला होगा, मैंने वार्म अप किया है। अब और कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के 6 एक्सेप्शंस हैं, और ये केस स्टडी जो 2-2 मार्क्स के आएंगे ना, पढ़ पढ़ के आपको अप्लाई करना पड़ता है लीगल एप्टीट्यूड में, लीगल रीजनिंग वो जो चूज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है केस स्टडीज को एनालाइज करने का तरीका? लंबा सांस। नाउ समथिंग न्यू। नाउ इंडिया में रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को क्या बोला जाता है? रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। बट क्या फर्क है आपको मैंने कल बताया था, बट आज फिर लिख लीजिएगा। इन इंडिया एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एंड इन इंडिया द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी was laid in the case of MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लोग इसमें राइलेंस वर्सेस फ्लेचर लिख के आ जाते हैं। इंडिया में जो केस लॉ का नाम है वो राइलेंस वर्सेस फ्लेचर नहीं है, इंडिया के केस लॉ का नाम क्या है? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MCQ लिखो वहां पर एरो देकर। ये रहा फर्स्ट लाइन, तुम्हारे बुक्स में भी है ना, जो लोग घर से देख रहे हैं, एंड कुछ लोग यहां से भाग गए। अभी आलस करने से कैसे चलेगा भाई? Just a second. Just a second. Yes. तो मैं चाहूंगा ये देखो कुछ नया अंडरलाइनिंग्स लाए हो रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में। स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट मार्किंग एवरीवन। एंटरप्राइज, हैजार्डस एक्टिविटी, यूज डिफरेंट इंक्स इफ पॉसिबल। अलग अलग इंक्स यूज करना। मार्किंग लीजिए जल्दी से। सारे वर्ड्स आ गए? कल हुआ था क्या कुछ इसमें से? चेक करो, बुक में नहीं है पैराग्राफ आपके? कोई बात नहीं, तो मैं इसका इजी वर्जन लिखवा देता हूँ। फोटो उतार लीजिए एक बार, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। एक्सटर्नली घर में कोई दूसरा फोन मांग लीजिए एक बार, एंड फोटो उतार लीजिए। ये इंस्टीट्यूट की मैट में है। चलिए मैं समझाता हूँ।
बोलते हैं कि एक एन एंटरप्राइज, वर्ड जो काम का, एंटरप्राइज मतलब जो बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशंस होती है। एन एंटरप्राइज जो हैजार्डस या डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, जिससे जो लोग काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री में उनको भी बहुत बड़ा लॉस होता है, मतलब खतरा रहता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पर्संस वर्किंग इन द फैक्ट्री एंड रिसाइडिंग इन द सराउंडिंग एरियाज। फैक्ट्री के आसपास जो झोपड़पट्टी या आसपास इलाके हैं, उनकी एक एब्सोल्यूट ड्यूटी है दैट नो हार्म रिजल्ट्स, मतलब ये उन एंटरप्राइजेस की ड्यूटी है कि कोई हार्म नहीं हो बिकॉज ऑफ माई हैजार्डस एक्टिविटी विच इट हैज अंडरटेकन। क्योंकि क्या हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, वो जो फैक्ट्री का बहुत टन ऑफ गैस निकल के आसपास के लोगों को प्रॉब्लम कॉज कर दिया था। तो तब से ये कॉन्सेप्ट आया है that they have an absolute and non-delegatable duty to the society that no harm results because of their dangerous activity. The enterprise must be held to be under an obligation to provide that the hazardous activity in which it is engaged must be conducted with highest standards of safety, and if any harm results on account of such activity, the enterprise will be absolutely liable to compensate. Language पर देखो, absolutely liable. And it should be no answer to say that it has taken all reasonable care. मतलब ये बोलने से नहीं चलेगा कि हमने ध्यान रखा था, कोई आंसर ये सब चलेगा नहीं। And while imposing, ये लाइन कॉपी जरूर कर देना, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट यहां पर एस्केप जरूरी नहीं है कि एस्केप हुआ हो डेंजरस सब्सटेंस। फैक्ट्री के अंदर भी वो लोगों को, फैक्ट्री के अंदर ही था सपोज डेंजरस सब्सटेंस, फैक्ट्री के लोगों को नुकसान हो गया, वर्कर्स को, तो भी कंपनसेशन है यहां पर। वहां तो क्या हुआ था, तुम्हारे कंपाउंड से एस्केप होगा, दूसरों को नुकसान होगा तो कवरेज था। यहां है कि एस्केप होना जरूरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोला, और यहां पे ये भी चीज लिखा हुआ है कि तुम अगर नॉन नेचुरल यूज करोगे, बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में वाटर सप्लाई करोगे और तब लॉस हो, या बल्क क्वांटिटी में गैस यूज करोगे तब लॉस हो, तो कवरेज है। बोलता नहीं, द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन नेचुरल यूज और द एस्केप ऑफ डेंजरस यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। इंडिया में ये दोनों एक्सेप्शंस काम नहीं आते हैं। नॉन नेचुरल यूज एंड एस्केप होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरे लैंग्वेज में देखो एस्केप वर्ड कहीं लिखा है क्या? तो यही चीज कई बार हमें लर्न करना पड़ता है, जब पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं तो वी हैव टू लर्न दीस पॉइंट्स कि आखिर हैजार्डस रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या बोलता है। सुप्रीम कोर्ट इन एमसी मेहता सेड that an enterprise engaged in hazardous industry poses a potential threat to the health and safety of the persons working in the factory and residing in the surrounding areas, and there's an absolute duty. They cannot say that I have exercised reasonable care, फिर भी भूल हो गया, हमारी क्या गलती है, जो हमारे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आप ही की गलती मानी जाएगी इस केस में। अगर आप डेंजरस सब्सटेंस यूज करते हैं, हैजार्डस सब्सटेंस यूज करते हैं, लंबा सांस, वाइकैरियस लाइबिलिटी, ये नहीं शुरू हुआ था ना कल? डिड वी स्टार्ट यस्टरडे? अच्छा 1 मिनट, एक बार इधर आओ। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में बच्चों, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर 3 कैटेगरीज आ रहा है, देखो। लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट जो हम लोग पढ़ा कल, इनएविटेबल मिस्टेक एंड वाइकैरियस लाइबिलिटी भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का पार्ट है, फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। यानी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर 3 पार्ट्स आ रहा है। व्हाट इज इनएविटेबल मिस्टेक? सपोज एक दूसरे आदमी का गाड़ी पार्क किया हुआ था, तुम्हारे पड़ोसी का, सबका चाबी नीचे रहता है, तो पड़ोसी का गाड़ी तुम क्या किया पता है, बाहर सड़क पे लगा दिया और खुद का गाड़ी अंदर कर दिया। जब उसका गाड़ी पार्क था कि तूफान आ रहा है, मेरा गाड़ी तो नया है, इसका 1 साल पुराना है, इसका मरने दो गाड़ी को, तो पेड़ उसके गाड़ी पर आके गिर गया तुम्हारी गलती के कारण। तो लिखा है पर्सन इंटरफियर्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। एग्जाम्पल लिखो, पड़ोसी का कार हटाकर खुद का कार पार्क कर दिया। किसी का गाड़ी पार्क है, उसको तुम हटा के अपना कर दोगे और उसका सड़क पे छोड़ दिया, तुम उसका भी गैराज में डाल देता, सर हमको लेट हो रहा था हम क्या करते, तो बेचारा उसकी गाड़ी को तुम लेट बना दिया। लेट पड़ोसी कार होता ना, लेट श्री मिस्टर एक्स। और तूफान में जब गाड़ियां गिर जाती, वो गाछ गिर जाता, उस पर कवरेज भी नहीं है शायद मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज में। तो इनएविटेबल मिस्टेक, अ पर्सन इज इंटरफियरिंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, कि हम उसका एग्जाम्पल दिया, ऐसे और एग्जाम्पल्स गूगल में मिल जाएंगे आपको। ये लाइंस है क्या आपकी किताबों में? ये नहीं है, लाइब्रेरी है, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक, ये नहीं था। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर 3 पार्ट है। लाइबिलिटी फॉर है, कहां पर है मेरे बुक्स में? ऊपर की तरफ मिला।
inevitable accident, inevitable mistake and vicarious liability for wrong committed by others. अब हम लोग vicarious liability शुरू करेंगे. Now we will start vicarious liability. Look, कहां पहुंचा मैं? अब ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना अपने को. Vicarious liability का मतलब क्या होता है कि आप दूसरों के काम के लिए आप लायबल होंगे. इसके 4 केसेस हैं. मेरे एम्प्लॉइज कुछ गलत कर रहे हैं तो कौन लायबल होगा? मैं लायबल होऊंगा. जैसे यहां डीके जी सुबह आते हैं, वो सब लाइट वाइट ऑन करते हैं और लाइट का एक तार है ना, कोई एमसीबी बोर्ड का एक तार था जो डेंजरस है, वो हड़बड़ी में क्या किए, गेट पर ऐसे खुला छोड़ दिया. और ये आ रहा था ऐसे अपना बॉडी बिल्डिंग करते करते ऐसे हाथ घुमाते घुमाते, और जैसे इनका टच हुआ उस तार में, तो बाद में लाइबिलिटी किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा. हम नहीं किए, बट डीके जी की गलती के कारण क्या हुआ? दूसरों को नुकसान हो रहा है. बिकॉज एम्प्लॉय की गलती के कारण एम्प्लॉयर फंस सकता है. दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय विकारियस लाइबिलिटी. मास्टर सर्वेंट, बिकॉज बताइए एम्प्लॉय क्या करता है? सब चीज किसके डायरेक्शंस के अंदर करता है? मेरे डायरेक्शंस के अंदर. सर्वेंट भी क्या करता है? जो मास्टर बोलता है वो करता है. ड्राइवर मेरा गाड़ी चला रहा है, मेरा गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर किसी और का गाड़ी भिड़ा दे तो वो मेरे से ही लेंगे. लिखो, ड्राइवर ड्रोव इन अ रैश मैनर, याद आ जाएगा, तो मालिक विल बी लायबल. यही होता है ना, वो ड्राइवर से थोड़ी लेते हो, आके मालिक पे चिल्लाता है, मेरा फोन करता है आपका ड्राइवर भिड़ा है, तो हम थोड़ी बोल सकते हैं उसका फोन नंबर ले लो ना. वो मेरे को हाथों हाथ इंग्लिश में झाड़ते हैं, वाइकैरियस लायबिलिटी. हम अगर अनपढ़ होंगे, क्या गाली दिया रहे इंग्लिश में, पर वाइकैरियस लायबिलिटी मतलब कि मास्टर इज लायबल फॉर द torts committed by the servant. Employer is liable for the torts committed by the employee during the course of employment. अब एक बात सुनो, ड्राइवर मेरा है, 6 बजे ड्यूटी ओवर हो गया, वो बाइक में आता है शाम अपने घर से. वो जब 6 बजे मेरे यहां से निकल गया अपना बाइक लेकर और पी लिया होगा कहीं. ड्राइवर लोग को यूजुअली सुनने में आता है दे ड्रिंक अ लॉट, स्पेशली बस ड्राइवर्स, वरना वो बोलते हैं चला नहीं पाएंगे बिना ड्रिंक किए. तो ड्रिंक करके वो 8 बजे किसी का अपना बाइक से किसी का गाड़ी भिड़ा दिया है, तो लोग जानते हो मेरा ड्राइवर है, तो क्या हम लायबल हैं? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ ही इज डूइंग, जब मेरे ड्यूटी आवर्स में वो कुछ गलत कर रहा है तो मेरी लायबिलिटी है. तब तुम रट के मत जाना, आपके ड्राइवर के लिए आप लायबल, आपके ड्राइवर के लिए आप लायबल. अरे संडे के दिन वो अपना बाइक चला के, हाँ कई ड्राइवर्स बाइक में आते हैं हम लोग के फ्रेंड्स और के, वो बाइक में आ रहे हैं और बाइक चलाते हैं, संडे के दिन किसी का नुकसान किया तो मेरा लायबिलिटी नहीं है भाई. नहीं सर, आपका ड्राइवर आपका लायबिलिटी. हम लोग क्या क्या हम वीडियो देखा है यूट्यूब पे, ऐसे टीचर लोग सिखा रहे हैं, बच्चे बोल रहे वेरी गुड, पूरा रटवा देते हैं. आपका ड्राइवर आपकी लायबिलिटी. शट अप. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लिख लीजिएगा. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, हम अपने ड्राइवर को बोला जल्दी से पहुंचा दे यार, फ्लाइट मिस हो जाएगा. हम बस इतना बोला उसको. अब वो चला रहे 150 के स्पीड से फ्लाईओवर पर, पता ना गलत है, तो उसकी इस गलती के लिए कौन लायबल होगा? हम उसको ये नहीं बोला कि तुम गलत तरीके से चलाओ, हम बस ऐसे कॉन्वर्सेशन में नहीं बोलते जल्दी कर यार, जल्दी कर, बहुत लेट हो गए अपने लोग. अब वो गलत चलाएगा तो भी फंसेगा कौन? हम फंसेगा. क्यों फंसेगा? क्योंकि काम ऑथोराइज था, करने का तरीका उसका गलत था. हम बोला जल्दी से गाड़ी चलाओ, मेरे को एयरपोर्ट जाना है. आई डिड नॉट से कि ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करके चलाओ, मेरा मतलब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना था. हम तो लॉ टीचर, हम तो लॉ पालन करना चाहते हैं. ध्यान नहीं दिया, मोबाइल में कुछ खेल रहे हैं और वो उस दौरान मेरे गाड़ी से खेल लिया और पुलिस के चालान के मैसेज आ जाते हैं आजकल हाथों हाथ. पता है क्या? योर कार ब्रोक द सिग्नल, योर कार वाज राइडिंग एट द स्पीड ऑन द फ्लाईओवर. तो ये मेरी ही गलती मानी जाएगी. एक दुकानदार में डीकेजी काम करते थे, एचएम दीवान, कलकत्ता में एक बहुत फेमस दुकान है पार्क स्ट्रीट में. तो वहां महिला से बतियाते बतियाते उनसे 4 लाख रुपया ले लिए दुकान के बिहाफ में. और महिला डायमंड खरीदी थी कोई, पर ये पॉकेट में ना नकली डायमंड भी लेके आते थे. ये असली डायमंड तो खुद रख लिए, महिला को क्या दे दिए? नकली डायमंड दे दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी इज डूइंग? तो इनका स्टॉक तो कैसे बढ़ गया बताओ? 4 लाख रुपया ये कंपनी में जमा करा दिए, कंपनी के लिए अच्छे बन गए.
और वो 4 लाख का स्टॉक भी कंपनी का निकलेगा, वो भी ठीक है, पर स्टॉक लेडी को नहीं गया, लेडी को क्या किए, नकली वाला डिलीवरी कर दिया और खुद असली वाला रख लिए। तो एचएम दीवान में आके वो कस्टमर केस ठोक दी कि ये गलत हो रहा है, हमारे संग गलत हो रहा है। एचएम दीवान वाले बोले डीकेजी का नंबर लीजिए, बहुत गंदे आदमी है, हमने पता किया वो ऐसा किए। लाइबिलिटी किसका होगा, एचएम दीवान का। एचएम दीवान डीकेजी के संग क्या करेगा वो अलग बात है, सारे स्टाफ लोग आके क्या करेंगे, इनको अलग से रूम में ले जाके। बट हमारा एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, क्या एचएम दीवान का लाइबिलिटी है अगर उनका एम्प्लॉय डायमंड में या हेरा फेरी करता है? यस। उसी तरह प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, आपने वर्ड सुना होगा कभी, जो मेरे बिहाफ में कोई काम करता है। तो सेल्समैन जो होता है ना, इज एजेंट ऑफ द शॉपकीपर, यस और नो? तो शॉपकीपर विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट टू द थर्ड पार्टी, हाँ या ना? ये तो बचपन से सुने। इसका एक और एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपने स्कूल कॉलेज में सुना होगा, पार्टनरशिप फर्म सुना है? पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनर कुछ करता है अगर फर्म के बिहाफ में, तो दूसरे पार्टनर्स भी बाउंड होते हैं। अगर एक पार्टनर खून करके आ जाए किसी का, तो दूसरे पार्टनर्स को गोदी करके पुलिस नहीं ले जाएगा। मैं बोल रहा हूं फर्म के बिजनेस के लिए दे आर म्यूचुअल एजेंट्स। तो एक पार्टनर है, वन पार्टनर क्या किया पता है, ब्राइब्ड किया। किसको ब्राइब्ड किया? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई टेंडर पाने के लिए। तो इस केस में दूसरे पार्टनर्स भी बाउंड हो जाएंगे, फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि वो फर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ओके, फॉर प्रोक्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो फर्म बाकी पार्टनर्स भी फंसेंगे। ये वाइकैरियस लाइबिलिटी के केसेस है। तो पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ये स्टोरी बता देते हैं और आप लोग फिर अपना ज्यादा मॉरल साइंस लगाते हैं, उसका अकेला गलती, ये थोड़ी बोला था जाके ब्राइब दो। अरे बाबू, ट्राई टू अंडरस्टैंड फुल पेज। और ये पार्टनर्स एंटर से यहाँ पे भी आ जाता है, प्रिंसिपल एजेंट में भी आ जाता है ना, आपस में पार्टनर्स की बातें यहाँ भी आ जाती है। पढ़ के देखिए। तो ये सब समझ के पढ़ना पड़ता है। यू कांट रीड एंड जस्ट रिपीट द सेंटेंस अगेन एंड अगेन। स्टार्ट राइटिंग ये है ना आप लोग की बुक्स में भी, पैराग्राफ फॉर्मेट में होगा शायद, चेक कर लीजिए जो लोग घर से लिख रहे हैं। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक भी शुरू होगा, फिर एक दूसरा लिंक क्रिएटेड है क्या, चेक कर लीजिएगा बाद में। हटा दो, नाउ फुल पेज रखो एक बार। अब ये क्या है, ये सब एमसीक्यू आता है। जो काम एजेंट करता है माना जा रहा है कि वो प्रिंसिपल खुद कर रहा है। ये सब पे क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ये सब दिख रहा है। एक लॉयर फर्म का क्लर्क लेडी से कुछ उसके पर्सनल प्रॉपर्टी अपने नाम में करवा लिया तो फर्म लायबल होगा। बताओ क्यों? क्योंकि लॉयर फर्म का क्लर्क, वो ना कई पेपर्स लॉयर क्लर्क लेडी से, जब कोई क्लाइंट होता है ना, जब तुम कोई लॉ फर्म में जाओगे तुमसे कई पेपर साइन करवाते हैं, तो ऑथोराइज करिए, लॉयर लोग जाएंगे आपके बिहाफ में कोर्ट में, बहुत सारे पेपर्स दे दिया। लेडी को से एक पेपर वो क्या करवा लिया साइन, कि आपकी ये वाली प्रॉपर्टी मेरे को गिफ्ट करती है, खरीदा भी नहीं, गिफ्ट करवा लिया। तो लेडी बोलती है आपका लॉयर किया है आप लोग पैसा दीजिए, आपका क्लर्क किया आप लोग दीजिए, तो उसको देना पड़ेगा बिकॉज क्लर्क मेरे के एम्प्लॉयमेंट में है, मेरा एजेंट है। फुल पेज करो, स्टार्ट रीडिंग। सब समझा दिया मैंने, अब आप पढ़िए प्लीज। ब्राइब्ड वाला एग्जांपल यहां है, देखो बोर्ड, ब्राइब दिख रहा है, स्टार्ट रीडिंग है तुम्हारे बुक्स में भी। कट बोर्ड देखो या बोर्ड देखो, मैंने कैसे अंडरलाइन किया है, क्या क्या वर्ड्स में इंक चेंज किया है। फिर ये भी एक एमसीक्यू है, रिस्पोंडिएट सुपीरियर मतलब प्रिंसिपल भी लायबल, ये सब चूज करने आता है एग्जाम में। एमसीक्यू लिखिए। एमसीक्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, स्पेशली इन फ्यू चैप्टर्स में बहुत एमसीक्यू एमसीक्यू बोलता हूं। स्टार्ट रीडिंग ऑल्सो, हाँ, जो जो मैंने अंडरलाइन की। ऑफ सर्विस का ऑफ इंक अलग किया है, कुछ कारण है। मास्टर एंड सर्वेंट में ऑफ का इंक अलग है, क्योंकि एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, वो अलग चीज होता है।
रिस्पोंडिएट सुपीरियर चूज करना है, मतलब लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। सुपीरियर मतलब प्रिंसिपल होता है, रिस्पोंडिएट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी। तो मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। नाउ लुक एट दिस, ये एक नया चीज पढ़ेंगे अब हम लोग। फुल पेज करो एक बार, टेक द मार्किंग सो दैट आई कैन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। इंक अलग है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस। लेआउट करो, अब मैं समझाता हूं। नाउ एम्प्लॉयर क्या एम्प्लॉय के काम के लिए लायबल है ड्यूरिंग द वर्क? यस, ओके। मास्टर इज लायबल फॉर द सर्वेंट्स फॉर द वर्क ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। बट ड्राइवर का एक केस मैंने समझाया था, शाम को कुछ कांड कराबा कर रहा है मेरे यहां नौकरी खत्म होने के बाद, तब मैं लायबल नहीं हूं। नाउ अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इसका क्या मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस, यानी वो अपनी कला यूज करता है, अपनी बुद्धि यूज करता है। हम गाड़ी, मेरी गाड़ी में ना ब्रेक नहीं लग रहा था अच्छे से, तो हम गैराज वाले को दिए। अब मुझे थोड़ी आता ब्रेक ठीक करना, वरना खुद ही कर लेता। गैराज में दे दिया, मैं अपने घर आ गया। क्या वो मेरे सुपरविजन में गाड़ी ठीक कर रहा था? नहीं, वो खुद, उन लोग अपने हुनर है, उनके पास कला है गाड़ी ठीक करने की। तो अब वो मेरे को बोले हाँ बाबू एकदम ठीक हो गया, मैं गाड़ी लेके चला गया और मेरी गाड़ी में फिर ब्रेक नहीं लग रहा है, सामने दूसरे की गाड़ी जा रही थी, धूम मचाले, धूम हो गया, ओके, बम बम धूम हो गया, बहुत बड़ा धूम हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में लाइबिलिटी इस बार मेरी नहीं रहेगी, बिकॉज मैं बिल दिखाऊंगा, सर्विस करवाया हूं सर्विस सेंटर से, उन लोग बोले गैराज परफेक्टली फंक्शन, सॉरी ब्रेक परफेक्टली फंक्शनिंग, एंड उसके बाद भी अगर ऐसा हो जाए तो लाइबिलिटी मेरी नहीं है। क्योंकि अब तो बोलेगा सर आप ही तो, आपकी गाड़ी है तो आप ही की तो होगी, बट आई हैव डन द वर्क थ्रू एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इट्स नॉट माई लाइबिलिटी। पढ़ के देखिए, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ व्हेन एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जब हम उसको ऑथोराइज करते हैं गलती करने के लिए, हम उसको बोलते हैं, सपोज मेरे है ना एक वो आया है विंडो के बाहर घर में, बोलते हैं छज्जा, विंडो शेड लगाने के लिए ताकि बारिश में पानी अंदर नहीं आए, ऊपर में कैसा होता ना बाहर निकला हुआ, देखो, हाँ, टाली का वो टाटा का प्लास्टिक का शीट। तो हम उसको आइडिया दे रहे हैं, देखिए शीट ऐसा लगाइए, पास में और एक बिल्डिंग भी पास में था, उसकी बिल्डिंग तक लगा दीजिए, उसकी बिल्डिंग तक ऐसे लंबा टान दीजिए, हमको अपना प्रोटेक्शन चाहिए। उस कारण से क्या हुआ, उस बिल्डिंग का वॉल डैमेज हो गया। कॉन्ट्रैक्टर किया, कॉन्ट्रैक्टर है, हमको नहीं आता यहाँ पे भी, पर हम उसको बोले भी थे मालिक इतना लंबा मत करिए, उनके घर में जाएगा वो, और तूफान हुआ तो कहीं उनके घर में टुकड़ा नहीं गिर जाए। पर मेरे गलती के कारण उनके घर में नुकसान हुआ। काम कॉन्ट्रैक्टर किया था, पर आई टोल्ड हिम टू डू दैट, सो इट्स माय लायबिलिटी। ब्रेक वाला केस अलग था, समझ में आया? कार गैराज पर्सन लिखा अपने ऊपर, देखो देखो कई लोग, ओके। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में मेरी लायबिलिटी होती है, चाहे वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जैसे याद है मील, अरे वो मील ओनर ने एक वाटर रिजर्वॉयर के लिए इंजीनियर को बुलाया था, पानी स्टोर हुआ था, डेंजरस सब्सटेंस एस्केप हो गया था, यहां पर मेरी लायबिलिटी थी। क्योंकि जब डेंजरस सब्सटेंस की बात आती है और एस्केप की बात आती है, तब हम नहीं बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर सर के बुक में लिखा हुआ था दैट मालिक इज नॉट लायबल। मील ओनर के केस में, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में मेरी लायबिलिटी होगी, ओके। नेग्लिजेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या होता है? उसमें मेरी लायबिलिटी होगी। नेग्लिजेंस, वो कुछ गलत कर रहा है तो मैं भी तो ध्यान रखूंगा। मतलब क्या है, सुनो, मेरे यहां वो विंडो लगाने आया, 3rd फ्लोर में मेरा घर है, ओके, और 2nd फ्लोर में ऑलरेडी छज्जा लगा हुआ है,
समझ गए हम क्या बोलने जा रहे हैं? वो कॉन्ट्रैक्टर जब काम कर रहा था, सेकंड फ्लोर वाला का छज्जा टूट गया, तो लायबिलिटी किसकी होगी अब? क्योंकि काम मेरा हो रहा है। और टूटा भी क्यों? क्योंकि पता है उसके आदमी लोग जब काम कर रहे थे ना, थोड़ा नजर रखना पड़ता है। ये सेम केस मेरे यहाँ हुआ है अभी। मैं एक दिन घर पर था और हमारे यहाँ कुछ विंडो शेड्स टूट गए थे, तो मिस्त्री लोग आया था, एकदम वो स्कैफोल्डिंग होता है ना, बांस का बड़ा स्ट्रक्चर था, उसको ना 2 आदमी मिलके हिला रहा है अचानक, और अचानक बैलेंस खराब हो गया। मैं दोपहर में रेस्ट कर रहा था, अचानक आवाज आ रहा है, ए सर्वनाश, शॉप शेष हो गया। पूरा स्ट्रक्चर को मैंने गिरते हुए देखा, बच गया किसी तरह, भगवान बचा दी, माँ काली आके बचा दी। ऊपर से मैं भी छत पर गया तो पता क्या मेरे को यूज कर रहा है, सर एक पकड़िए, तो हम बोला नहीं भाई हमको नहीं आता है। अगर हम छू लेते और बैलेंस नहीं होता तो मेरे ऊपर आ जाता कि आप स्ट्रक्चर गिरा दिया पूरा। किसी तरह बच गया। अगर डैमेज हो जाता सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का, तो किसका लायबिलिटी होता? मेरा। सो नेग्लिजेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। सो यहां पर कौन सा केस हुआ ऐसा? ये देखो, जब कॉन्ट्रैक्टर का काम हो रहा था, विंडोज के ऊपर कुछ हो रहा था, मेरा सर्वेंट है ना वहां एक प्लास्टिक टूल लाकर छोड़ दिया, फिर तूफान आया, वो प्लास्टिक टूल दूसरों के कांच में जाके जोर से मार दिया, तो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पकड़ेंगे। जब काम हो रहा होता है, प्लास्टिक का एक मोटा टूल ला के रख दिया, प्लास्टिक टूल भी जब तूफान में उड़ता है ना, आपने देखा तूफान में जो चीजें कैसे उड़ती है, अम्फान अगर देखा होगा कोलकाता में, तो ये मेरे नेग्लिजेंस के कारण माना जाएगा। सर आप तो बोले थे मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के काम के लिए। मैंने बोला था कि बात मालिक लायबल नहीं होता है, गैराज वाले केस में मैंने ही बोला था, बट अगर मैंने ऑथोराइज किया है, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में भी कॉन्ट्रैक्टर आया था, पर लायबिलिटी किसकी थी? मील ओनर की, राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। अरे मैं तो मील ओनर था, मैं वाटर रिजर्वायर के कॉन्ट्रैक्टर से बना रहा था, पर जब पानी उस पड़ोसी के कोल माइंस में घुस गया, लायबिलिटी मेरी ही निकली ना, क्योंकि वो स्पेशल केस थे। तो उसी तरह जब ये नेग्लिजेंस, ये लैंग्वेज पढ़ो, फुल पेज करो एक बार, कोलैटरल नेग्लिजेंस वाला लाइंस पढ़ो, विंडोज लिखो पास में, याद आएगा। कोलैटरल नेग्लिजेंस वाला केस पढ़िए, विंडोज वाला केस पढ़िए। टूल विंडो के पास छोड़ दिया, लिख दो हिंदी में, टूल उड़कर पड़ोसी का कांच तोड़ दिया, लिख लीजिएगा प्लीज। इज इट फाइन? समझ में आ रहा ना एग्जाम्पल? और ये विंडोज टूल ये लिख देना। अब इधर और लेआउट, जैसा कि हम लोगों ने देखा था आज, इस टाइप के और केसेस, वो ड्राइवर याद है अब बहुत फास्ट स्पीड पर फ्लाईओवर पे चला रहा था, या बिना सीट बेल्ट के चला रहा था, तुम लायबिलिटी किसकी हो जाएगी? ये वही सब केस है। ये केस पढ़ो तो, सेंचुरी इंश्योरेंस वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड ट्रांसपोर्ट, है क्या तुम्हारे बुक्स में? पढ़ना शुरू करिए। पेट्रोल भरा, वो ड्राइवर होगा, डायरेक्टर लिख दिए, डायरेक्टर फॉर पेट्रोल लॉरी। तुम्हारे बुक में ड्राइवर ही लिखा हुआ है क्या? हाँ ड्राइवर होगा, ड्राइवर लॉरी का डायरेक्टर थोड़ी होता है, फिल्म का होता है, कंपनी का होता है। स्टार्ट डूइंग इट प्लीज। The driver of a petrol lorry, while transferring petrol from the lorry to underground tank at a garage, ड्राइवर से जैसे गलती हो गया, वो मैच जलाकर कुछ सिगरेट कर रहा था, थ्रू इट ऑन द फ्लोर, एक्सप्लोजन अकर्ड। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां पर जो जजमेंट आया इंग्लैंड में, जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ना, वहां पे कई डिसीजन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का दिया हुआ होता है। Held his employers are liable for he did act in the course of carrying out or delivering petrol.
समझा? वो तो नौकरी कर रहा था ना, तो उसकी जो एम्प्लॉयर होंगे वो लायबल होंगे, चाहे भूल उसका हुआ हो, याद रखना। तो एक चीज बताओ, तुमने इतने दिनों से, बैकग्राउंड में मत करो अभी, मना किया उन लोग, या लेआउट, तुमने इतने दिनों से क्या देखा? वाइकैरियस लाइबिलिटी में मास्टर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सर्वेंट ड्यूरिंग द employment, employer is liable, principal is liable for acts of agent, partners are liable for acts of other partners. बाकी पार्टनर्स बोल रहे हैं हम लोग ब्राइब थोड़ी दिए, ये दिए, इसको पकड़िए, सबको पकड़ेगा सीबीआई वाला, क्योंकि each partner is considered as agent of other partner during the work of firm, याद रखना। Now vicarious liability, अच्छा लोग कंफ्यूज कहां होते हैं? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वाले में, गैराज वाला केस समझ गए, ब्रेक ठीक कराया मैंने, बट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के केसेस में भी कभी कभी इंप्लॉयर लायबल होता है, जब इंप्लॉयर खुद ऑथोराइज करता है। बेस्ट एग्जांपल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में, व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? यू सॉ ना, अरे वो फ्राइलेंड्स वर्सेस फेचर में भी तो हम कॉन्ट्रैक्टर की मदद लिए थे रिजर्वायर बनाने के लिए, पर लायबल तो हम ही हुए। और एक नेग्लिजेंस, वो टूल पास में रख रहा है तो तुम्हारा एक आदमी देखना चाहिए था ना कि जब काम हो रहा है साइट पर तो कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं। मेरे 3 तल्ला का विंडो ठीक करने के चक्कर में हम सेकंड फ्लोर का डैमेज हो जाएगा तो मेरी गलती होगी ना, मेरे को देखना चाहिए था। अब मैंने किस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया लिया? ऐसे कोई अनपढ़ को तो नहीं बुला लिया मैंने जो जानता ही नहीं है कामकाज ठीक से करना। नाउ वाइकैरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, मजेदार चीज है। क्या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट भी, क्या गवर्नमेंट के जो एजेंसीज होते हैं उनके जो एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट के अपने एजेंट्स के गलत काम के लिए लायबल होता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो पहले इंग्लैंड में क्या होता था, पहले इंग्लैंड में किंग्स वेर नॉट लायबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट्स, बट अब क्या है इन इंग्लैंड, नाउ द क्राउन इज नाउ वाइकैरियसली लायबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ इट्स सर्वेंट। वहां पर भी अब ये कॉन्सेप्ट आ गया, पर इंडिया में वी डोंट हैव एनी एक्ट। इंडिया में कोई एक्ट है ही नहीं ना, आपको याद है फर्स्ट डे क्लास में टॉर्ट्स के ऊपर कोई एक्ट नहीं है इंडिया में। सर हम लोग पढ़ गया रहे, हम लोग कई केसेस के द्वारा, कई जजमेंट्स के द्वारा जो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है हम लोग उसको पढ़ रहा है। तो देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट लायबिलिटी टॉर्ट कम्स बिफोर कोर्ट्स, द क्वेश्चन इज वेदर द गवर्नमेंट इज डूइंग अ सोवरेन फंक्शन और अ नॉन सोवरेन फंक्शन। मैं समझाता हूं मतलब क्या है, प्लीज सुनना। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा फंक्शन करता है जो गवर्नमेंट का ड्यूटी है, सोवरेन फंक्शन मतलब जानते हो क्या? जैसे सबको प्रोटेक्ट करना, पुलिस वाला का काम जो गवर्नमेंट करता है वो क्या है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है। उस दौरान अगर कोई एक पुलिस ऑफिसर से गलती हो जाए तो पुलिस वाले उसके लिए टॉर्ट का केस गवर्नमेंट के खिलाफ कभी बनता है क्या? तो उन्होंने कहा ऐसे भी नहीं बनेगा सर, वरना हम लोग को हेरेस कर देगा। क्या हुआ, ये एक व्यापारी डीके जी, ये कुछ गोल्ड लेके आ रहे थे उत्तर प्रदेश से कोलकाता। कोलकाता पुलिस वालों ने इनको अरेस्ट कर लिया सपोज, और इनका सारा गोल्ड भी जब्त कर लिया, जबकि ये स्मगलर नहीं है, इनके जैसा एक हमशक्ल था। ओके, वो स्मगलर था, पर एक बार इनका गोल्ड और इनको भी पुलिस वाले डाल दिया अंदर, बेगुनाह निर्धारित हुए 3-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद। तो इनका गोल्ड बोला गया कोर्ट के द्वारा, गोल्ड लेके आओ, इनको वापस सौंपो। एक पुलिस कांस्टेबल इनका गोल्ड लेके भाग गया था। तो क्या ये टॉर्ट के लिए केस कर पाएंगे पुलिस वाले के खिलाफ? नहीं, क्योंकि बोला गया पुलिस वाला इज डिस्चार्जिंग सोवरेन फंक्शन, मतलब देयर ड्यूटीज। पुलिस कोई फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए आपसे पैसा लेता है क्या? अब तुमने लेता है तभी तो चोर को ढूंढता है। वो रियल लाइफ में अलग बात है, आपका कुछ चोरी हो जाए तो पुलिस पे पहले खर्चा करना पड़ता है। सर आपका खर्चा पानी का हम देख लेंगे, आप करिए, पर बुक्स में तो नहीं लिख सकते ना ये सब। तो पुलिस वाला इज डिस्चार्जिंग सोवरेन फंक्शन, दे आर नॉट चार्जिंग यू एक्स्ट्रा फॉर फाइंडिंग आउट द थीफ। तो यहां पर टॉर्ट का केस नहीं बनेगा। बट एक और केस सुनो, गवर्नमेंट, पता आपने, मेरे कई स्टूडेंट्स वो है, ममता बनर्जी के यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी में जॉब करता था, मैंने बताया था ना क्लास में, आपने सुना होगा। वाह, क्लास सुन ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप लोग। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाते वक्त मैंने बताया था, ममता बनर्जी आप जानते हैं ना यहाँ के सीएम है, आप ही की तरह एक स्टूडेंट इसी सेंटर में बैग लेके आता था, सीएस था, सीए था, और फिर आईएएस कर लिया दिल्ली से, ऑल इंडिया 6th आया था आईएएस के एग्जाम्स में। ओके, नितिन पूरा नाम क्या भूल गया, नितिन सिंघानिया, गूगल करोगे दिख जाएगा। अभी वो मालदा में डेवलपमेंट कमिश्नर है, पहले वहां पर थे। तो नितिन सिंघानिया जी के संग क्या हुआ, सपोज उनको एक गाड़ी दी गई है गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के थ्रू। तो जब उनको गाड़ी दी गई है, वो गाड़ी है ना जाकर भिड़ गई, वो ड्राइवर चला रहा था और दूसरे के गाड़ी में लगा दिया। अब बताइए क्या लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी?
बताइए। ड्राइवर, गवर्नमेंट का ड्राइवर इनका ड्यूटी कर रहा है ये ऑफिसर का, और दूसरे की गाड़ी में भिड़ा दिया, तो इस बार एक्शन लिया जा सकता है। वो लोग धमकाते हैं वो ड्राइवर, ए पुलिस का गाड़ी है क्या बात कर रहा है, पर रियल लाइफ की बात बता रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ड्राइवर ड्राइविंग करना क्या गवर्नमेंट का ड्यूटी होता है? पुलिस वाला प्रोटेक्शन ड्यूटी था, गवर्नमेंट ड्राइवर अगर गाड़ी भिड़ा दे किसी की तो केस टॉर्ट का हो सकता है। रिमेंबर दिस, बिकॉज दिस टाइम गवर्नमेंट इज नॉट डिस्चार्जिंग सोवरेन फंक्शन। ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर इसका गलत इलाज कर दिया। सर कैसे? इसके पांव में एक ठो कुछ पस हुआ था, इसका पांव काट दिया, जबकि काटने का केस था नहीं। अभी लंगड़ाते लंगड़ाते लंगड़ा त्यागी बन गया है। क्या ये केस कर सकता है गवर्नमेंट के खिलाफ, हॉस्पिटल के खिलाफ? यस, बिकॉज हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो कोई सोवरेन फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर रहे होते। अंडरस्टूड? तो इस केस में देखो यहां दो आंसर्स निकलेगा, मैं बता दूं। क्या स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ केस बनेंगे या नहीं बनेंगे? आंसर बताओ मेरे को। अगर गवर्नमेंट कोई सोवरेन फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है, एमसीक्यू में याद रखना, तो केस नहीं बनता है। पर अगर गवर्नमेंट ही कोई नॉन सोवरेन फंक्शन करता है तो केस बन सकता है। सपोज इधर सुनो, आपको पता है बीएसएफ वाले लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, गोलियां चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने कैंप में। तो वहां प्रैक्टिस हो रहा था, कुछ बच्चों का बॉल चला गया था पास में, बॉर्डर के पास बच्चे लोग भी होते ना, उन लोग बॉल लेने गए थे और उसके बाद क्या हुआ था, बच्चे को गोली लग गया हाथ में, थोड़ा सा उंगली कट गया बच्चे का, पूरा पास गोली जस्ट निकल गया, मरा नहीं बच्चा। तो भी केस नहीं हो पाएगा। बताओ क्यों? दे वर डिस्चार्जिंग देयर सोवरेन फंक्शंस, प्रैक्टिसिंग फॉर टेरर अटैक्स, एंड देन उस दौरान अगर कुछ अटैक हो भी जाता है तो केस नहीं बनेगा। तो देखो इधर आओ, इफ इट इज अ सोवरेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दे कैन क्लेम इम्यूनिटी, मतलब प्रोटेक्शन मिल सकता है टॉर्चुअस लाइबिलिटी से। फुल पेज करो। Generally, the activities of commercial nature are termed as non-sovereign functions, जहां पैसा लेकर आपसे काम होता है। ये सेम कॉन्सेप्ट कि स्टेट की लाइबिलिटी है या नहीं है, आर्टिकल 300 में समझाई गई है। कि नॉर्मली 300 में तो यही बोला जाता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ स्यू नहीं होगा कोई केस। आर्टिकल 300 प्रोवाइड्स दैट गवर्नमेंट मे सी और स्यूड बाय द नेम, हाँ केस, सॉरी 300 में लिखा अगर केस करना है यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से करो केस, और स्टेट को नेम ऑफ स्टेट के नाम से करो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना तो यूनियन ऑफ इंडिया आता ना कई केस में लिखा हुआ, और उधर पे स्टेट के नाम से। बट ये 3 केसेस मैंने लिखा है, लिख लेना। स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करिए। Police stole seized goods. Police is not liable. Government driver hit a vehicle. Government is liable. Start reading. Are you writing? पक्का? चेक कर लो। श्योर? चलो फुल पेज, 1 मिनट ब्रेक, विल कैरी फॉरवर्ड अगेन। अच्छा ये केस लॉज बहुत फेमस है, थोड़े से ऐसे नाम लिखवा दे रहा हूँ, दरकार नहीं है पर नॉलेज के लिए ऐसे लिख लेना। ये जो केस है ना, गवर्नमेंट ड्राइवर वाला केस, जहां पे बोला क्या था कि गवर्नमेंट की भी लाइबिलिटी आ सकती है। दिस इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, 1962 का जजमेंट है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। और ये जो है ना पुलिस सोना लेके भाग गया, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश।
कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. स्टार्ट राइटिंग. एक बार रिवाइज कर लो. सोवरेन फंक्शंस अगर गवर्नमेंट करता है तो उसे प्रोटेक्शन मिल जाएगा भूल होने से भी. नॉन सोवरेन फंक्शंस जहां पैसा लेकर आपको कोई सर्विस देता है या जो गवर्नमेंट का ड्यूटी वाले फंक्शंस नहीं है सोवरेन नेचर के, वहां पर टॉर्ट्स का केस उनके खिलाफ बन सकता है. चाहे गवर्नमेंट ड्राइवर था, गवर्नमेंट की गाड़ी वाली ड्यूटी वाली कार थी, पर भिड़ा दिया ना आपके व्हीकल से, तो टॉर्ट का केस बन सकता है. यूनियन ऑफ इंडिया अगर सेंटर की कार है और स्टेट गवर्नमेंट की कार है तो स्टेट का नाम लिखकर केस बन सकता है. पढ़ के देखो. चलिए, वेरी वेरी गुड. नाउ इंटरेस्टिंग. अब अलग अलग टाइप के टॉर्ट्स होते हैं, बहुत टाइप के टॉर्ट्स होते हैं. मैं समझाऊंगा आपको. आओ बालक, स्टेज पर आओ. एक बार आओ. तुम लोग देखो, कई नाम है यहाँ पे. बैटरी वर्ड दिख रहा है, बैटरी मोबाइल का नहीं. असॉल्ट दिख रहा है. बॉडीली हार्म. बोलो हाँ या ना. तीनों केस दिखा. तो ये क्या क्या टॉर्ट है. सपोज हम और ये बात कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, हम लोग तर्क करते जा रहे हैं. तुम ऐसे कुछ करते रहो, ऐसे करो. तो ये देखिए, तुम हाथ मत उठाओ, हम हाथ उठाते हैं. ये जो मैंने किया है ना, ये असॉल्ट है. मैंने डराया कि मार डालूंगा. देखो, एप्रीहेंड कॉन्टैक्ट, अभी तक छुआ नहीं, और बाई चांस मैं ऐसे छू लूं ऐसे, और ऐसे मारा पीट शुरू कर दूं, और ऐसे छुआ है, सॉरी, डायरेक्ट एप्लीकेशन. दिस इज कॉल्ड बैटरी. बहुत गंदे से एमसीक्यूज आ जाएंगे. अभी मैंने मारने की कोशिश, तुम लोग इसको असॉल्ट बोलते हो. ही असॉल्टेड मी, मतलब मारा पीटी करने को. मारा पीटी करने को लीगल टर्म्स में बैटरी बोलते हैं, और ये जो धमकाने की कोशिश है ये क्या, असॉल्ट है. और एक्चुअली में कोई इसको थोड़ा ज्यादा चोट वोट आ जाए, दैट इज बॉडीली हार्म. ठीक है, बैठो. तो आइए एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है. पढ़ो. डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स विदाउट हिज कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन इज बैटरी. अच्छा, एक बात बताओ, ले आउट करो. सपोज ये चोर है, काला टी शर्ट वाला आया था ना, ये चोर है, और इसको रोकने के लिए हम इसको ऐसे धमका रहे हैं, मेरे उस रूम में जाने की कोशिश मत करना, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं. हाथ पकड़ लिए, गला पकड़ लिए, तब ये गलत नहीं है. लिखा है ना, और लॉ विदाउट हिज कंसेंट और विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन. मेरे यहाँ चोरी करने आएगा तो हम क्या बोलेंगे, पधारो सा, आओ हमारे घर, बहुत हीरो है हमारे करने, तू भी एक लेके जा. मतलब तुम, मेरे घर में बहुत पैसे हैं, बहुत ज्वेलरी है, तुम ले जाओ. कोई करेगा ऐसा अनलेस इज अनसाउंड. तो अगर हम कोई जानबूझ के किसी को रोकने के लिए कर रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, लिखा ना विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन. मेरे आम के पेड़ पे पहुंच गया है वो, तब तो रोकेंगे ना उसको, या आरती उतारेंगे. तो दिस इज बैटरी. अगर हम बिना कोई कारणवश उस पर इस टाइप का कर रहे हैं, अगर हम एग्जाम में स्टोरी पढ़ना, जानबूझ के तुम्हारे एग्जाम में पता है क्या आएगा, मिस्टर एक्स अप्लाइड फोर्स ऑन हिम बिकॉज ही वाज ट्रेसपासिंग हिज प्रॉपर्टी, he had to stop him, this is battery, assault, bodily harm, none of the above. None of the above. बैटरी में बिना कारण के करना पड़ता है. तुम ट्रेसपासर हो. चोर का कोई स्वागत क्या करेगा, जब तुम देख ही लिए, चोर जी सॉरी आपको पीछे के रास्ते से आना पड़ा, थोड़ा सामने वाला खोल देते, इधर से आइए ना. टू डू दैट, उसको रोकने के लिए अगर तुम करोगे तब तो लीगल जस्टिफिकेशन है ना. मेरी बात समझो. चूज ऐसे भी बस आंख बंद करके मत करना. हाँ, आपकी बुक्स में था डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पहले कहानी पढ़ो, हो सकता है उनमें से कोई भी नहीं हो. लिखा व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो उल्टा करो ना. इफ आई अप्लाई फोर्स बिकॉज आई हैव टू डू इट, इट्स लॉफुली जस्टिफाइड टू स्टॉप अ चोर, तो वो बैटरी नहीं होगा. विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन अगर मैं करता हूं तब वो बैटरी का केस बन जाता है. बोलो हाँ या ना. असॉल्ट मतलब डराना, लिख देना. गन दिखाना, चक्कू दिखाना और बोलना कि क्या है चाकू, तो दिस इज असॉल्ट. डराने की कोशिश, पॉइंट लोडेड गन. बॉडीली हार्म में
कॉजिंग एक्चुअल फिजिकल हार्म उसको पहुंचा दिया तुमने, उसका एक उंगली काट दिया तुमने, या उंगली नहीं काटा, ये उंगली के ऊपर एक स्किन उखाड़ दिया, खून आना शुरू हो गया, उसी में वो आदमी डर गया, हे सर्वनाश बहुत गलत हुआ मेरे साथ। दिस इज व्हाट बॉडीली हार्म। बैटरी में क्या हुआ था, तुम बस अप्लाई कर रहे फोर्स, इसका कॉलर टानना शुरू किया था, सही तो असॉल्ट हो गया ना। नहीं, असॉल्ट में अभी तक अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करने वाला वो भय उत्पन्न कर रहा है। इसको रटने मत बैठ जाना, बहुत इजी चीज है, बट इट्स हैज टू बी सीन। अब इसमें आओ, मलिशियस प्रोसिक्यूशन, दिखने में बड़ा लग रहा है, बहुत इजी है। हम डीके जी को जेल के पीछे बंद करवा दिए लीगल केस में फंसाकर, केस चला, जानबूझकर इनको फंसाए हैं जबकि कुछ किए नहीं है, केस चला और कानून बोला, तमाम सबूतों को देखने के बाद पता चलता है डीके जी पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है, सात्विक है, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। फाइनल डिसीजन भी इनके फेवर में गया है, पर इनके ऊपर एक हैरेसमेंट हो गया ना, ही वॉज प्रोसिक्यूटेड, केस चला है, हैरेस हुए हैं, बार बार हियरिंग में जाना पड़ता था, पर लास्ट में बाइज्जत बरी हुए हैं, तब ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकते हैं। उसमें बहुत ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखो, ही हैज सफर्ड डैमेजेस। कैसा डैमेजेस हुआ है, मानसिक लॉस, बिजनेस लॉस, हर दिन हियरिंग में जाना पड़ता था। देयर हैज बीन अ प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट बिना कोई प्रॉपर कॉज, विदाउट एनी रीजनेबल, वांट ऑफ रीजनेबल कॉज, मतलब कोई रीजनेबल कॉज था नहीं, बैड इंटेंशन, एंड द प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव टर्मिनेटेड इन फेवर। ये बहुत जरूरी है, पॉइंट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसिक्यूशन आपके फेवर में टर्मिनेट भी हुई हो तब ये मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस बनता है, कि फाइनली डीके जी के फेवर में जजमेंट गया हो तब केस बनेगा। द प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव terminated in favor of the plaintiff. Did you get the words? The prosecution must have terminated in favor of the plaintiff. He points malicious prosecution का ध्यान से देखा कि without any reasonable cause I have prosecuted you. मतलब कि बिना कोई वाजिब कारण मैंने आपको कोई केस में फंसा दिया, आप हियरिंग के लिए आते हैं और फिर कोर्ट पता है क्या क्या ऑर्डर देता है, अभी आप मुंबई छोड़ के नहीं जा सकते, आपका पासपोर्ट हमारे पास दीजिए, डीके जी का पासपोर्ट ले लिया। ये वो है, फिल्म डायरेक्टर है, गंगूबाई इन्होंने बनाया था, तब इनको और शूटिंग करना था, गंगूबाई 2 बना रहे थे, गंगूबाई 3 बना रहे थे, पर नहीं, इनको अब रोक लिया गया, हैरेसमेंट हुआ है, पर बाद में इनको बोल दिया गया आप जाइए गंगूबाई के संग, आप शूटिंग कर लीजिए। दिस इज मलिशियस प्रोसिक्यूशन। नर्वस शॉक, ये क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन अ पर्सन मे गेट फिजिकल इंजरी, मारा पिटी नहीं हुआ उसके साथ, किसी इंसान को एक फिजिकल इंजरी मिलेगी, बट आपने कुछ उसको ऐसा बोल दिया या ऐसा दिखा दिया कि वो लॉस हो गया। कई बार होता है, देखो अंधेरे का टाइम होता है, कोई फ्रेंड के संग तुम लोग क्या करते हो बताओ, वो जब उधर से गाना सुनते सुनते आ रहा है, अचानक तुम हाँ आते हो ना सामने उसके, और उसके बाद वो कोमा में चला गया। दोस्त हैप्पी फ्रेंडशिप डे, दोस्त उठ उठ, अचानक उस कोमा से बाहर भी आया और बस एक ही लाइन बोला, यू आर अ टॉर्ट फीजर, नर्वस शॉक, मेरा लॉस हुआ है, फिर वापस कोमा में चला गया, फिर ठीक भी हो गया 4 दिन बाद, और उठने के बाद भी वो केस तो करेगा, वो याद आ गया उसको कि उसको हाँ कौन किया था, भा कौन किया था। या नर्वस शॉक और क्या होता है, सुनो ना, एग्जाम्पल है, डीके जी सपोज किसी को चाहते थे और जिसको चाहते थे उनका हस्बैंड आर्मी में था, और आज न्यूज में आया कि कई आर्मी के लोग शहीद हुए हैं, तो डीके जी खुश हो गए कि अब वो लौट के नहीं आएगा तो हम उससे शादी बना लेंगे, पर ये श्योर नहीं है कि वो मरा है नहीं मरा। तो डीके जी पता जाके उनको क्या बोलते हैं, पहले वो लेडी भी टेंशन में थी, अरे वो प्लेन क्रैश हो गया, पर उनका आदमी बच गया एक्चुअली में, पर डीके जी क्या बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई, आकाश से कितने तारे टूटते हैं, आकाश कभी क्या शोक मचाता है, मधुशाले में कितने प्याले टूटते हैं, मधुशाले क्या शोक मचाता है, वो चले गए, वो चले गए, वो लेडी रोने लग गई, वो चले गए, अब मेरा क्या होगा। हम हैं ना, आप चिंता क्यों करते हैं। सहारा दे रही थी, उसके से सबसे थपथपा रहा था, अचानक पति भी आ गया, पति आते ही पत्नी और नर्वस शॉक में हो गई, एक तो बेचारी शर्मिंदा हुई, कैसे किसी और के कंधे पर माथा दे के रखी है, और ऊपर से डीके जी को फिर वो आंख निकाल के घायल हिरनी से बोलने लगी, टॉर्ट फीजर, आई विल सू यू फॉर नर्वस शॉक।
मेरे को एकदम फिजिकल इंजरी हुआ है, मन ही मन मेंटल एगनी हुआ, आप बोले मेरे पति चले गए, मेरे पति जिंदा है, भूतनाथ फॉर रिटर्न्स। तो हमारे आत्मा नहीं था, पति था ही, हम तो बोल ही रहे, पर झूठ बोलकर किसी को इसे मेंटल शॉक देना। ये एक जन का एग्जाम सीएस में ना 10 साल से हो नहीं रहा, आज 11 साल का रिजल्ट आया, फ्रेंड बोलता है इसे पास हो गया, पर फ्रेंड क्या बोलता है, बोला था मत दे, फिर से फेल है, तू पास हो गया। पर एक बार का जो तो आपने उसके संग किया ना, और वो लड़का तो इतना डिटेल में पढ़ा ना 10 साल, थैंक यू बट आई एम स्यूइंग यू फॉर व्हाट थिंग, नर्वस शॉक। समझ में आ रहा है आपको? कोई मेंटल केस हो ऐसा, सर प्रूफ कैसे करेगा? सपोज व्हाट्सएप किया था, यू फेल्ड इन सीएस एग्जाम, कोर्ट में बोलेगा आई हैव passed through mental agony, I could not be awake for 2 days after he informed me wrongly that I failed, but actually I passed somehow after 10 years. अब किसी को, कई लोग का आदत होता है दिन भर केस करने का, हम लोग एक जान पहचान के थे दिन भर केस करते थे, जब उनसे मिले पता क्या होता था, इंडियन एयरलाइंस पे कर दिया, बोला अब वहां क्या हुआ, एक खाना ठंडा दिया था। मतलब उनका काम था जगह जगह केस करते रहते थे उनको, और जीतते भी रहते थे। तो कई लोग का इस टाइप के लोग होते हैं समाज में। रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम सुना है? उसके खिलाफ कैलकाटा का एक शेयर होल्डर है, ए से नाम है, नाम नहीं बताएंगे, आपके कोई रिलेटिव हो, सॉरी, मतलब मैंने सुना है, वो शायद अच्छे ही होंगे, वो दिन भर केस करते रहते थे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। तो लास्ट में तो सुनने में आया था रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस के पास एक जगह भाड़ा करके रहने लग गए थे, केस करने में काम आता है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता था कैलकाटा से, पैसे वाले थे। पर होता ना कई लोग को अपना नाम आया समाज में, हम केस किए। तो चलिए, नर्वस शॉक में लैंग्वेज लिखो, मेंटल एगनी, मेंटल एगनी, अननेसेसरी फियर पैदा करना। ये जानबूझकर, पता है क्या नाम था तुम्हारा? अक्षत, पीछा कर रहा आलिया भट्ट का। आलिया भट्ट जहां जहां जा रही है, आलिया भट्ट को लगा है लड़का देखा हुआ लग रहा है। अचानक बहुत तूफान हो रहा है मुंबई में, आलिया भट्ट की खिड़की के बाहर छत्ता लेके ऐसे उनके विंडो के बाहर देख रहा है। वो आवाज भी दी, रणबीर रणबीर ये लड़का फिर से। बोला बेबी चिंता मत करो, होता रहता है ऐसा। पर वो जहां भी जा रही है, कोई प्रोमो में जा रही है, सबसे पहले यही इसी को देखती है। तो मन में क्या भय हो रहा है, ये कुछ करेगा मेरे संग, तो मेरे को मारेगा, ये हर जगह ये दिख रहा है, ऐसे कुछ नहीं करता है। नमस्ते मैडम। तो ये अननेसेसरी फियर उत्पन्न करना, उसका पीछा करना। और जब पूछा हम कुछ किए अभी तक, ये इत्तेफाक की बात है, जहां आप जाती हैं वहीं हम भी आ जाते हैं। तो ये नर्वस शॉक का केस बन जाता है। बोलो मिला बच्चों? टफ था क्या? अब इसमें गंदा काम क्या होता है, कई लोग, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कोचिंग सेंटर्स बट आई एक्चुअली आई एम, कई लोग ये सब करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज कंपैरेटिवली ऑफ रीसेंट ओरिजिन, ये शाखा अभी इस समय में नया कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज हुआ है। इट प्रोवाइड्स, ये देता है, रिलीफ, हमें एक प्रकार की सुविधा, व्हेन अ पर्सन में गेट, जब एक व्यक्ति को, समझ में आ रहा, नींद आ जाएगा अच्छे से। नर्वस शॉक लिखा, पीछा करते रहना हीरोइन का, जहां हर इवेंट में आप दिख जाते हैं, हर जगह आप पहुंच जाते हो, गाड़ी गेट खोलने के लिए आगे बढ़ाई हाथ, मैम आई विल हेल्प यू। कौन है आप तो वही हैं। अचानक चक्कर खा के गिर गई, फिर न्यूज आने लगा, व्हाट हैपेंड, इज आलिया भट्ट अगेन गोइंग फॉर द सेकंड चाइल्ड? फिर पता चला नो, नर्वस शॉक था। डिफेमेशन मिला, इट इज अटैक ऑन द रेप्यूटेशन। तो तुमको चूज करने देगा ये कौन सा केस है। एक लड़का लिख के आ गया बैटरी, अरे वो छुआ ही नहीं आलिया भट्ट को, रणबीर के होते कैसे छू सकता है? वो तो सिर्फ पीछा करते करते अपना चेहरा बार बार दिखाते दिखाते क्या क्रिएट कर रहा है, मेंटल फियर उसके माइंड में, नर्वस शॉक, झूठा खबर दे रहा है। वो चले गए, जैसे महाभारत में याद है, अश्वत्थामा मारा गया, याद आया क्या? द्रोणाचार्य धीरे से क्या बोला था युधिष्ठिर, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। नर्वस शॉक किया था युधिष्ठिर, उसमें टॉर्ट का कॉन्सेप्ट था नहीं, वरना टॉर्ट का केस बनता युधिष्ठिर के खिलाफ। समझ में आ गया? मेंटल फियर पैदा कर दिया कि अरे मेरा बच्चा ही मर गया, मैं जी के क्या करूंगा, दैट इज द केस। डिफेमेशन 2 प्रकार के होते हैं, तुमको कौन सा पसंद है? सर हमको तो ये गाली वाला पसंद है, दे देते हैं मुंह से 2-3 ठो। लाइबेल एंड और एक स्लैंडर्स। स्लैंडर हो गया स्लैंग्स, ऐसे याद रखना। स्लैंडर हो गया बोल के देने वाला, लाइबल हो गया लिख कर। आपको कई बार नहीं होता है, अरे कई प्रोटेस्ट हो जाते हैं शहरों में, कोई राइटर कोई धर्म के बारे में कुछ लिख देता है, कोई बेवकूफ की तरह कोई दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल देता है, तो वो स्लैंडर का केस बन जाता है। और लाइबल में क्या हो गया, आपको पिक्चर बनाए, वहां किसी धर्म जाति को क्रिटिसाइज कर दिए, वो लाइबल का केस बन जाता है। पढ़ के देखो।
किसी का मार्केट में रेपुटेशन खराब करना. स्टार्ट रीडिंग लाइबल एंड स्लैंडर. कुछ होमवर्क दिया गया था व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरे सब्जेक्ट्स का, आप लोग कर रहे हैं ना वो, क्योंकि अचानक उनकी प्रैक्टिस सेशंस चालू हो जाएंगे. चलिए, नाउ लुक हियर, स्टार्ट रीडिंग. पढ़ना शुरू करिए. पनिशमेंट फॉर लाइबल इज मोर सीवियर देन स्लैंडर. इंडिया में डिफेमेशन टॉर्ट भी है, एमसीक्यू एज वेल एज अ क्राइम. हम कई बार बोला था ना ये बात. फुल पेज. ऑफेंस के रूप में भी माना जाता है ये टॉर्ट के अलावा. स्टार्ट रीडिंग. पढ़ना शुरू करिए. ओके, नाउ लुक, इतने दिन से पढ़, एक बस और बच गया. दे दो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. अच्छा, दो अलग चीज है लेआउट. एक था हम लोग का फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, और एक हम लोग यहां जो देखे थे ये था मलिशियस प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन मतलब केस में आपको बार बार जज के सामने हियरिंग में जाना पड़ रहा है, केस चल रहा है आपके खिलाफ. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट दो टाइप का होता है. यहां इम्प्रिजनमेंट मतलब सिर्फ जेल नहीं है. सुनो ना, हम डीकेजी को अपने फ्लैट में बंद कर दिए बिना मतलब का, ताकि हमको एक काम करना और डीकेजी मेरे को करने नहीं दे रहे, तो हम गुंडा लोग को बोले इनको 2 दिन के लिए फ्लैट में बंद करो. तो अच्छा सुनो, बाहर से डोमिनोज का पिज्जा देते रहना, पर बंद कर दिया इनको, एस्केप ही नहीं कर पा रहे. तो ये कौन सा केस हुआ? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. ये टॉर्ट है. तुम लोग ये इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल भेजना ही सोचते थे सिर्फ. ओके, यहां मतलब है किसी को तुम जाने नहीं दे रहे हो, एकदम वहां से बाहर ही नहीं जा पा रहा, कोई एस्केप रूट नहीं है. अनऑथोराइज तरीके से किसी को बंद कर देना. हिंदी पिक्चर में दिखाता है ना, दूल्हा को बंद कर दिया ताकि कोई दूसरा दूल्हा आके बैठ जाए मंडप में. हाँ, ओ याद आया इसको अब. तो दिस इज कॉल्ड एज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पर सुनो ना, एक चोर आ गया तुम्हारे घर में और तुम उसको बंद कर दिए. जब तक पुलिस नहीं आएगा तुम बाहर नहीं निकलोगे. चोर देखो इतना बदतमीज है. लेआउट पकड़ा गया और पता क्या बोलता है? टॉर्ट. बोले टॉर्ट? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. आप मेरे को बंद कैसे कर सकते हैं? पुलिस बंद करेगा. आप कौन होते हैं? बोले करेंगे. तुम्हारे को खुला छोड़ देंगे तो हम अपना घर का नाश करवाएंगे क्या? तुम्हारे पास चक्कू छुरी भी होगा, हम लोग को मारोगे तुम. चुपचाप अंदर बैठो. और पुलिस वाला फोन नहीं उठा रहे, 1.5 दिन से चोर अंदर ही है. तो उपाय नहीं है, टॉर्ट का केस नहीं बनेगा, बिकॉज हम जस्टिफाइड हैं उसको धरने के लिए, पकड़ने के लिए. पढ़ के देखो. विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन. हिंदी में लिखो. एक चोर को बंद कर देना गलत नहीं है. एक तो चोर, ऊपर से सीना चोरी. Unauthorized restraint of a person's body. एग्जाम में एमसीक्यू आएगा. दिस इज नोन एज विच टॉर्ट? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. Unauthorized restraint on a person's body. लैंग्वेज मिला, बोलो. Unauthorized restraint on a person's body. ये कौन सा केस है? Unauthorized restraint. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नामक टॉर्ट है ये. पक्का? सो टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स हम लोगों ने यहां देखा. आज का ही लैटिन फ्रेज सीखा था, क्यूई फेसिएट पर एलियम से. जो एजेंट करता है माना जाता है प्रिंसिपल करता है. रिस्पोंडिएट सुपीरियर. लेट द प्रिंसिपल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट.
पता एक बात बताया, कैसे एक एग्जांपल लेआउट, तुम क्रिकेट मैच देखने गया और वहां पर अभी कौन अच्छा खेलता है मैच में? विराट कोहली तो छोड़ दो, अब कौन खेलता है अच्छा? ठीक है, जो भी कोई बैट्समैन था और वो ऐसा शॉट खेला कि बॉल जो है, और हिंदी कमेंटेटर पता कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी कमेंटेटर भी सुना है? ये देखिए गेंद वायुमंडल में रसगुल्ले की तरह उछलते हुए फील्डर के मुखमंडल में प्रवेश करेगी। ये देखिए उन्होंने अभी अभी स्वाद चख लिया और उन्होंने कैच कर लिया। ये देखिए उस टीम की दूसरी विकेट भी गई। ऐसा बोलते हैं ना, बोल रहे थे, पर पता है किसके मुखमंडल में गया? स्पेक्टेटर। वहां पे शंकुदा गए थे, ऐसे ऐसे ताली मार रहे थे, अचानक, और जब नींद खुला तो बोलता है हम केस करेगा। हम बोले क्या शंकुदा आप केस करेंगे, आप तो मैच देखने गए थे। अब सोचो, अगर बॉलर बैट्समैन के स्ट्राइक से उसको बॉल से लगे तो क्या टॉर्ट का केस बनता है? आंसर है नो, क्योंकि जो मैच देखने जाता है वो ये सोच के जाता है कि लग सकता है। तुम खुद अपनी मर्जी से गए हो, नहीं सबको दोस्त लोग ले गया था वैसे मैच देखने चल रही, फालतू बात नहीं। तुम गए हो मैच देखने और मैच में चोट आ सकता है। अंडरस्टूड? तुम सर्कस देखने गए हो और सर्कस में एक लायन निकल के तुमको कुछ नुकसान पहुंचा दिया, और क्यों किया लायन नुकसान? उसमें तुम्हारा भी गलती है। तुम लायन को पता क्या कर रहे थे जब लायन ऐसे वो तो देखिए लायन के आते ही अभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे, तो आप लायन को छेड़े और लायन भी आप पर तो खमची मारा, बाद में सर्कस वाले पकड़ लिए, टॉर्ट का केस नहीं बनेगा। तुम लायन को छेड़े हो, उकसाए हो लायन को, और बंदर को तो कभी मत छेड़ना, वो आपको पकड़ के उस लायन के केज में डाल देगा। सो एनीवेज, इतने दिन से हम लोग टॉर्ट पढ़ रहे थे। नाउ टॉर्ट्स के केस में रिमेडीज क्या क्या होता है आप वैसे तो पढ़ ही चुके हैं, एक बिना पढ़े बता दीजिए। कैन यू क्लेम डैमेजेस? हाँ, मॉनेटरी कंपनसेशन। अरे 2 दिन से तो पढ़ रहे हैं कि हम मुआवजा मांगेंगे जो अमाउंट पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। कैन यू स्टॉप द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग टॉर्ट? जैसे कोई ट्रेस पासर है, आप उसको इंजंक्शन, मतलब क्या होता है? स्टॉपिंग दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग नेगेटिव एक्ट, है ना? कोर्ट से आप इंजंक्शन ले लेंगे, कोई मेरे एरिया में ट्रेस पास नहीं करेगा, फिर लगा रहता है ना बाहर बड़ा बड़ा थिंग, कोर्ट हैज ऑर्डर्ड ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। इंजंक्शन मतलब स्टॉपिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग नेगेटिव एक्ट, स्टॉपिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग अ नेगेटिव एक्ट, this is called injunction, stopping a person from doing a negative act। और एक चीज क्या होता है टॉर्ट्स में, कल बता चुका हूं वैसे ये सारी चीजें। आप बोलते हैं मेरे को मेरा सामान वापस दो, तुम मेरा आम तोड़ के ले जा रहे थे, वापस मेरा आम लेके आओ। तुम अभी जो लेके गए हम देख लिए, कैमरा में आ गया, तुम मेरे अपने कंपाउंड में मेरा 100 आम लेके गए और टोकरी में, यू आर आस्किंग रिटर्न द मैंगोज। मैंगोज की जगह कुछ और भी हो सकता है भाई। और क्या हो सकता है? चोर तुम्हारे यहाँ आ गया। अच्छा, ये जो 3 है ये जुडिशियल रिमेडीज है, कोर्ट आपको दिलवाएगा। डैमेजेस, इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट आपके फेवर में ग्रांट करेगा कि वो आदमी आपके यहाँ वापस स्टॉप्ड है आने से। स्पेसिफिक आपकी प्रॉपर्टी को रिटर्न करने का ऑर्डर कोर्ट पास करेगा। ये जुडिशियल रिमेडीज क्या हो गया, हिंदी में लिख लेना, कोर्ट के ऑर्डर के तहत। और एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब विदाउट कोर्ट, आप आपस में ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विदाउट रिकॉर्स टू द कोर्ट अपने को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई ट्रेसपासर आएगा, कैन यू सेल्फ डिफेंस मतलब जानते हो क्या है? कोई तुम्हारे पास बंदूक कैसे लेकर आ रहा है, या कोई तुम्हारे नीचे आकर तुम्हारे कंपाउंड में आके क्रिकेट खेल रहा है ड्यूस बॉल से, तुम्हारा तो ग्लास वास सब टूट जाएगा, तुम्हारे फ्रेंच विंडोज है बड़े बड़े, तो तुम सेल्फ डिफेंस में कुछ काम कर सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपासिंग के लिए तुम कुछ काम कर सकते हो। क्या काम किया पता? कई लोग क्या करते हैं, वो डॉग्स को रखते हैं और लिख देते हैं बिवेयर ऑफ डॉग्स, ट्रेसपासर विल बी ईटन बाय डॉग्स। तुमने बोल दिया ना, और फिर भी वो आया तो खाया जाएगा। या अपने बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक वायर लगा दिया तुमने, उसमें लिखना पड़ता है देयर इज इलेक्ट्रिक वायर। ये नहीं लिखोगे तो तुम गलत हो जाएगा, कि वरना चोर आएगा धीरे धीरे, बाबूजी जरा धीरे चलो, करंट लग जाएगा। तुम्हारे घर में कोई घुस गया है जब तुम गोवा घूमने गए थे, तो तुम री एंट्री कर सकते हो अपने घर में, यस, उसको हटाकर। अंडरस्टूड? और उसको हटाने के समय रीजनेबल फोर्स कर सकते हो क्या, बताओ? यस। दूसरों के भेड़ बकरी आ गए तो तुम क्या उनको हटा सकते हो? ऑफ कोर्स। दूसरों के ब्रांचेस तुम्हारे एरिया में लटक रहे हैं तो तुम क्या वो ब्रांचेस काट सकते हो? वरना तुम्हारा अभी नया नया रंग हुआ है वॉल, बाउंड्री वॉल में, तो ब्रांच जब आते हैं ना पेड़ के, तो वो ग्रीन कलर का एक कलर छोड़ देते हैं बाउंड्री वॉल पर।
अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस पढ़ के देखो, ब्रांचेस वाला एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडिंग रूट्स फ्रॉम हिज नेबर्स, इसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। तुम्हारे यहां जो ब्रांच आ रहे हैं, तुम्हारे यहां से जो ब्रांच आ रहे हैं, मैं उसको हटा सकता हूं, मेरे पास भी कैंची है, मेरे यहां पे आया था, कटिंग कर दिया, फिर तुम बोलते हैं तुमने क्या किया, पेड़ काटा। बोला पेड़ नहीं, तुम्हारी टहनी काटी ताकि तुम्हारे एरिया में वापस आ जाए। तो ये सब एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है, सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, री एंट्री ऑन लैंड, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। दिखा हाँ या ना? चेक करो प्लीज। ऑल ऑफ यू श्योर? एंड डिस्ट्रेस डैमेज फेसेंट, इसका मतलब हम उसका भेड़ बकरी को अपने पास रख लेंगे, क्योंकि हर बार मेरे यहाँ पे लैंड पे आता है, हम पकड़ के एक बार रख लेंगे कि आप कंपनसेशन दीजिए, वो सब मेरा जो खा गए हैं धान, उसके बाद हम आपका भेड़ बकरी रिलीज करेंगे। लॉफुली सीज, जब मेरे यहाँ आए हुए हो, हम ये नहीं कर सकते कि रात को भेड़ बकरी को गोदी करके ले आए, उन लोग भी नींद में थे, उसको बोले बाबू चल 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 अब मेरे यहाँ चल तुम। लॉफुली सीज, उसके कंपाउंड में हम चोर की तरह घुस जाएं और उसका कैटल लेके आ जाएं, एग्जाम में कोई स्टडी आएगा वो ऐसा किया, तुमको रात को पढ़ा हुआ होगा, हाँ उसका भेड़ गलत किया था ना, भेड़ बकरी हम ले आए, लाना नहीं है। लॉफुली सीज, जब तुम्हारे यहाँ उन लोग आए थे चरने के लिए, तब तुम उन लोगों को बेहोशी का दवाई दे दें क्या कैटल लोग को? अब यही सब लाइफ में बच गया तुम्हारा, बकरी को बेहोशी का दवाई दे दिए, महा बकरा बुद्धि लगा रहे हो। इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट टू डिस्ट्रेन थिंग्स विच आर डूइंग डैमेज। डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, लैंग्वेज मिला? तो वापस लास्ट में अगर एमसीक्यू आ जाए, व्हाट इज जुडिशियल रेमेडीज, नाम याद करो, डैमेजेस क्लेम करना, इंजंक्शन के लिए डिमांड करना, एंड रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के लिए डिमांड करना, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक्स्ट्रा जुडिशियल डैमेज में सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, अपना फोर्स लगा के, रीजनेबल फोर्स। सर रीजनेबल फोर्स मतलब रोको, पर तुम क्या किया पता है, उस पर एसिड गिरा दिया। सर हमने बिल्डिंग में चढ़ रहा था, पाँव में एसिड गिरा है, मुंह में नहीं गिरा है, बड़ा बात है, ये सब फालतू काम नहीं है, बेचारा गिर गया पेड़ पर और मर गया। सर चढ़ा था तो करना ही पड़ेगा, रीजनेबल फोर्स लगाओ, अनरीजनेबल फोर्स भी मत लगाओ। खुद के एरिया को वापस कब्जा करो। ये सब दिख रहा है, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस में ब्रांचेस को हम काट सकते हैं। डिस्ट्रेस डैमेज फीजन मतलब लॉफुली सीज एनी कैटल जो अनलॉफुली हमारे एरिया में आके डैमेज पहुंचाया, टिल द कंपनसेशन इज पेड। लैंग्वेज देखो, जैसे वो कंपनसेशन दे देगा हमको उसका कैटल लौटाना होगा। हिंदी में लिख लो अगर ये सब लाइन समझ में नहीं आता ना, अनटिल द कंपनसेशन इज पेड। चेक कर लीजिए। तो आप इसको आप याद करोगे, पॉइंट्स को जितना याद करोगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, यहां से हर टर्म में फिक्स्ड है, 6 मार्क्स यहां से फिक्स्ड है, यानी 3 क्वेश्चंस, और 6 मार्क्स भी बहुत बड़ा बात होता है इतने बड़े सिलेबस में। सो इट्स अ वेरी गुड चैप्टर, इंटरेस्टिंग है, जो आपने रियल लाइफ में होते हुए देखा होगा। थैंक यू सो मच। हम लोग फिर मिलेंगे अब थोड़ी देर बाद।